साधना न्यूज के खास कार्यक्रम किसकी बनी की सरकार में मैं रविंद्र सिंह जबलपुर से आपका स्वागत करता हूँ। 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं। जनता ने अपने वोट डाल दिए हैं। जनता ने यह तय कर लिया है कि वो किसके सिर पर अपना ताज पहनाएगी। हालांकि ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। हम महाकौशल के केंद्र जबलपुर में खड़े हैं। ये वही महाकौशल है जहाँ पे भाजपा को पिछले चुनावों में मात्र 13 सीटों में सिमटना पड़ा था। अब जनता किसके सिर पे अपना ताज पहनाएगी, जनता किसको मध्य प्रदेश की राजगद्दी में बिठाएगी, यह जनता 3 नवंबर को तय करेगी। इन्हीं सब विषय को जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार की टोली मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है काशीनाथ जी, सुनील साहू जी, मदन मोहन अवस्थी जी, रविंद्र दुबे जी। आइए हम जानते हैं कि क्या किसकी बनेगी सरकार और जनता किसके सिर पर अपना ताज पहनाएगी। देखिए, महाकौशल का जो चुनाव है बड़ा रोचक हो गया है। इसकी खास वजह ये है कि यहाँ से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ हैं वो भी मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सांसदों को यहाँ से उतारकर एक नया प्रयोग किया। बड़े चेहरे उतारे हैं। विधायकी में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, 2 सांसद हैं, और इसी के साथ साथ उन 13 सीटों पर जो आदिवासी के लिए आरक्षित है उसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 विधायक मिले थे और कांग्रेस ने 11 सीटों पर बढ़त हासिल की थी। उन सीटों पर सभी सीटों पर प्रत्याशी बदलकर नए चेहरे दिए। इन सब चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो चाहती है कि जिस तरीके से जो 24 सीटें मिलती आई थी और इस बार 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा, तो खोया हुआ जनाधार वापस ले ले। लेकिन ये इस रण में अभी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर कांग्रेस से मिल रही है और उसे बहुत मेहनत की है। लेकिन हमको ऐसा उम्मीद नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना खोया हुआ जनाधार वापस कर रही है। कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन इसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों की बढ़त हासिल होगी, बहुत ज्यादा बढ़त हासिल नहीं हो सकती। हम अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस बार अपनी चुनावी रणनीति बदली है। बड़े बड़े मंत्रियों को, सांसदों को उतारा है। क्या ये महाकौशल के लिए डर था? मेरा मानना है कि भाजपा कहीं ना कहीं सहमे हुई थी। भाजपा को ये लग रहा था कि हमने जो भी स्कीम्स लाए हैं उसमें फेल हो रहे हैं। लास्ट मोमेंट 3 महीने पहले जो लाडली लक्ष्मी उन्होंने लाया था उसका कारण ही ये था। और जहाँ तक सांसदों को लड़ाने की बात है तो उनका ये था कि सांसद यदि लड़ेंगे तो निश्चित तौर से हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। परंतु मैं पूरा सिनेरियो बता दूं, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, मेरी लगातार आज ही मेरी करीब 12-13 जिलों में बात हुई है। जहां भी बात हुई है वो नेक टू नेक फाइट की बात हुई है। अभी कह पाना ये जरूरी नहीं है कि कौन सरकार बना रहा है, 3 तारीख को ही पता चलेगा। पर जो भी फाइट है नेक टू नेक फाइट है। अपन किसी को नहीं कहेंगे कि भाजपा सरकार बना रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है। शिवराज सरकार की एक योजना थी लाडली बहना योजना। हमने देखा है कि इस बार चुनाव में बाकी मुद्दे काम नहीं आए, सिर्फ लाडली बहना ही काम आई। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे जब किसी योजना से किसी को लाभ मिलता है और एक बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है तो उसका असर दिखता है, और लाडली बहना इस चुनाव में फैक्टर था, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी हावी थे, जैसे ओबीसी नाराज था, ओपीएस ओल्ड पेंशन वाले नाराज थे। तो इनने कहीं ना कहीं उस योजना को थोड़ा बहुत काउंटर किया है। अब कितना काउंटर किया ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। जैसे हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी इस बार अपनी चुनावी रणनीति तय की है। जैसे भाजपा ने अपनी रणनीति रखी थी वैसे ही कांग्रेस मत महाकौशल से पिछली बार कांग्रेस को भरपूर आशीर्वाद मिला था। इस बार क्या मिलेगा? देखिए, ये चुनाव महाकौशल की राजनीति में कई मुद्दों की सफलता और असफलता का निर्धारण भी करेगा। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लाडली बहना योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, बेरोजगारी, महंगाई, जनता के मन में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे भी हैं। तो इन सारे मुद्दों की सफलता असफलता इस 3 तारीख को निर्धारित हो जाएगी, तय हो जाएगी। पता चल जाएगा कि जनता का मूड कहाँ था। लेकिन मौजूदा जिस तरह से चुनाव का परिदृश्य दिख रहा है तो कांग्रेस अभी बढ़त की ओर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लाडली बहना का असर कितना हुआ नहीं हुआ इस पे बहुत बहस हो रही है, लेकिन जिस तरह से मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो योजना जो है बहुत प्रभावशाली नहीं थी। उससे भाजपा को मुश्किल से 2 या 3% वोट का ही इजाफा होगा, और महाकौशल में इनकी सीटों में कोई इजाफा होता अभी दिख नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस कुछ एज के साथ कुछ आगे बढ़त लेगी। हमने देखा है कि इस बार चुनाव में वोटिंग बहुत हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग की संख्या बढ़ी है, क्या बिल्कुल। कारण है? बिल्कुल मतदान के पूर्व जो एग्जिट पोल हुए थे, अधिसंख्य एग्जिट पोल्स में ये कह सकते हैं 95% एग्जिट पोल में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में विजयी बताया जा रहा था। लेकिन जब 17 नवंबर का दिन आया और जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत एकदम से हाइप पर गया, उससे जो एग्जिट पोल का गणित था वो समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। जो शहरी क्षेत्रों में सुस्त चाल थी मतदान की और ग्रामीण क्षेत्रों में चुस्त चाल थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा उस दल को मिलेगा जिस दल के प्रति जनता में रोष नहीं होगा। जो सरकार पिछली अभी वर्तमान में रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन जो जनादेश था वो कांग्रेस के पक्ष में था। तो कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत है वो इस चुनाव को प्रभावित करेगा। और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राय सभी जगह कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, लेकिन 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के मन में क्या है यह ईवीएम में कैद हो गया है। और अब 3 दिसंबर को इस राज से पर्दा उठेगा और हम जान पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सूबे में अगली सरकार किसकी होगी। ये तो हो गई हम महाकौशल की बात। अब हम जबलपुर की बात करेंगे। जबलपुर की बहुत ही चर्चित सीट रही है पश्चिम विधानसभा। यहाँ राकेश सिंह वर्सेस तरुण भानोट, यानी 4 बार के सांसद और 15 महीनों को सरकार में रहे वित्त मंत्री। क्या लगता है आप? देखिए, वहाँ अपन ऐसा कहें कि वन साइडेड इलेक्शन है, ऐसा नहीं है। पहले जब टिकट डिक्लेयर हुई थी तो तरुण भनोत पहले से मालूम था कि तरुण भनोत पश्चिम से कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे। राकेश सिंह का जैसे ही नाम डिक्लेयर हुआ था लोग कह रहे थे कि 70-30 का मुकाबला है, 70% तरुण भनोत है और 30% राकेश सिंह है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने गति पकड़ी और चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी, उसके बाद ये कहा जाने लगा 60-40, 55-45, 50-50। इन तमाम दावों के बीच में हम यदि भारतीय जनता पार्टी के दावों पर भरोसा करें, उनके बूथ मैनेजमेंट की बात करें या बूथ लेवल की जो उनकी रिपोर्ट आई, पन्ना प्रमुख ने जो रिपोर्ट दी है वो दावे कर रहे हैं कि साहब हम जीत रहे हैं। वैसे कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम 25,000 वोट से जीत रहे हैं, उनकी लीड बढ़ने वाली है। इस बीच में कांटे की टक्कर है, ये हम दोनों दलों को मानना चाहिए कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी सी बढ़त इसलिए दिख रही है क्योंकि वो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के लगातार 10 साल से काम कर रहे थे। और सांसद का 8 विधानसभा का क्षेत्र होता है, एक विधानसभा क्षेत्र में उनको दे दिया गया, तो आखिरी के 2 महीने में जितनी मेहनत कर सके उसके हिसाब से उनको उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से हम ये कहें कि थोड़ा सी बढ़त कांग्रेस के प्रति दिख रही है वहाँ। अब हम आगे बात करें उत्तर मध्य विधानसभा सीट की। तो उत्तर मध्य इस बार बहुत ही चर्चित सीट रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से उत्तर मध्य की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, विनय सक्सेना वर्तमान में विधायक हैं। जैसा कि उन्हें क्षेत्र के लोग कहते थे, विधायक ही नहीं है पार्षद जैसे कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से उनके छोटे छोटे से कार्यक्रम, छोटे छोटे से कोई फंक्शंस होते थे तो वो विनय सक्सेना वहाँ पे जाया करते। उनको इसका रिजल्ट मिलेगा। परंतु जब भाजपा ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया, निश्चित तौर से वो पश्चिम की तैयारी कर रहे थे। बाद में पार्टी ने उन्हें उत्तर विधानसभा में लाया। बहुत बड़ी चुनौती थी, पार्टी ने बागडोर संभाली, बहुत हद तक चुनाव को फाइट पे लाया है। अब देखना है कि 3 दिसंबर को क्या होता है। चुनाव तो कांटे का है, परंतु मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस अभी प्लस में चल रही है। उत्तर मध्य में कांग्रेस प्लस में चल रही है। मैं कैंट विधानसभा में पूछना चाहूंगा, कैंट विधानसभा में क्या कहना है? कैंट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट है। अगर जीत की गारंटी वाली कोई सीट है तो कैंट, बीजेपी वहाँ जीत रही है। मैं आपसे पूर्व विभाग पूछना चाहूंगा, अंचल सोनकर वर्सेस लखन घनघोरिया। ये हर साल का मुकाबला रहता है, हर पंचवर्षीय में प्लस, कभी अंचल प्लस रहते हैं, कभी लखन प्लस रहते हैं। इस बार का क्या रहेगा? और अभी चुनाव के बाद भी कुछ घटनाएं वहां पे सामने आई थी पूर्व विधानसभा में। पूर्व विधानसभा में छुटपुट हिंसा को मैं कोई बहुत बड़ी घटना या उस क्षेत्र के चुनाव को प्रभावित करने वाली घटना नहीं मानता। वो उस क्षेत्र का आम सगल है। थोड़ा बहुत झगड़ा फसाद वहाँ के लोगों की मानसिकता में शामिल है, लेकिन चुनाव के अगर नज़रिए से देखें तो अभी ऐसे कोई कारण नहीं दिखते कि जनता के मन में लखन के प्रति नाराजगी हो या अंचल के मन के प्रति उनके मन में कोई बहुत उत्साह हो। चुनाव रोचक है, चुनाव का मुकाबला 3 तारीख को ही पता चलेगा नतीजा क्या आया, लेकिन अभी भी कांग्रेस प्लस में है वहाँ, और आगे भी रिजल्ट शायद इसी अनुरूप आए, ऐसा उम्मीद करते हैं लोग। ये तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि कांग्रेस प्लस में है। ये तो हो गई हमारी 4 विधानसभा शहरी। हम अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों की जो 4 विधानसभा उसमें क्या है? देखिए, ग्रामीण की जो 4 विधानसभाएं हैं उनमें दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस बार प्रत्याशियों का चयन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया है।
इस लिहाज से जो मुकाबला है वो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर का है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वे भी विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस लिहाज से 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा चारों सीटों में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक होगा और जीत हार का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। ऐसा तमाम एग्जिट पोल में भी आया। अभी 30 नवंबर को भी जो एग्जिट पोल मतगणना के पूर्व आएंगे उनमें स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। हम सिहोरा विधानसभा की बात करें तो एकमात्र एकता ठाकुर ऐसी महिला कैंडिडेट थी 8 विधानसभा में जिनको कांग्रेस ने मौका दिया था, और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो भी जनपद पंचायत अध्यक्ष थे। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष वर्सेस सदस्य, क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों प्रत्याशी वहाँ नए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों का प्रयोग किया है। देखिए, जिला पंचायत से सदस्य होने के नाते सबको मालूम है कि क्षेत्र में थोड़ी जान पहचान हो जाती है, पकड़ बन जाती है। बरकड़े जी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े हैं वो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। पहले सदस्य थे, फिर उनको सदस्यों ने चुना तो अध्यक्ष बन गए। हालांकि इस सीट पर सबसे बड़ी संकट ये कि दोनों दलों में असंतोष ज़्यादा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी असंतोष है क्योंकि जो सिटिंग महिला कैंडिडेट थी, अभी MLA थी, उनकी टिकट काट दी गई तो उनके समर्थकों में नाराजगी है। वही कांग्रेस की एक और टिकट मांग रहे थे डॉक्टर बरकड़े, वो भी नाराज हो गए और उन्होंने गोंडवाना कर्तन पार्टी से टिकट ले दी। तो दोनों दलों का संतोष जो है वो कहीं नहीं दोनों प्रत्याशियों पे भारी पड़ रहा है, और जिसने अंतिम दौर में बड़ी बढ़त बना ली होगी वही जीतेगी। जिले में एकमात्र महिला को दोनों दलों ने उम्मीदवार बनाया, जबकि दोनों दल महिला के दावे कर रहे थे। महिला आरक्षण की 33% देने की बात कर रही थी। कांग्रेस ने एकमात्र महिला सीट दी और भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से एक भी सीट नहीं दी, जबकि इसके पहले उसके 2 महिला विधायक हुआ करते थे। ये थी हमारी चुनावी चौपाल। अब आते हैं आंकड़ों के बीच में। हम आंकड़ों की बातें करते हैं। 8 में से कितनी विधानसभा कौन किसको कितने जीते? 5 कांग्रेस, 3 भाजपा। 8 में से कितनी विधानसभा जीतवा? निश्चित तौर से ये क्वेश्चन ऐसा है कि पिछली बार भी कई बार डिबेट में हुआ 5 और 2, 5 और 3 और कहीं कहीं या 6-2। मेरा भी यही है जो दुबे जी ने कहा, 5 और 3 का आंकड़ा रहेगा, 5 कांग्रेस को, 3 भाजपा को। अवस्थी जी ने बोला 5 कांग्रेस 3 भाजपा। आप? मेरा मानना 50-50, 2018 का इतिहास दोहराएगा जबलपुर। साहू जी रिपीट कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? 6 कांग्रेस 2 बीजेपी। 6 कांग्रेस 2 बीजेपी। ये थे जबलपुर के 8 विधानसभा के हाल। अब देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को किसके सिर पे जनता ताज पहना। मैं रविंद्र सिंह, साधना न्यूज़ के लिए जबलपुर।